हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। तो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कर लिया था। अब इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे पाथवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवेज होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिकल पाथवे, सेकंड होता है अल्टरनेटिव पाथवे एंड थर्ड होता है मैनन बाइंडिंग पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे है उसके अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबिन्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बनते हैं। एंड द मैनन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे के अंदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट आता है क्लासिकल पाथवे। ये कब स्टार्ट होता है? जब एंटीबॉडी बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट मानते हैं, क्योंकि जो इसकी बिगनिंग है वो स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी फॉर्मेशन कब होती है? जब एंटीबॉडी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स या फिर एपिटोप्स पे जाकर बाइंड कर जाती है। जो ये एपिटोप्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वायरस पर या फिर फंगल जो पैरासाइट्स हैं उन पर, या फिर बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उस पर एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। जब उनके साथ एंटीबॉडी आकर बाइंड कर जाती है उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है एंड उसके बाद क्लासिकल पाथवे स्टार्ट होता है। सोल्यूबल एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस को इम्यून कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। और जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं फॉर्म हुए हैं बाय आईजीएम एंटीबॉडीज़ या फिर आईजीजी एंटीबॉडीज़, सिर्फ वही कैपेबल होते हैं फॉर एक्टिवेटिंग क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। जो इनिशियल स्टेज है एक्टिवेशन की वो इन्वॉल्व करती है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? C1, C2, C3 एंड C4 जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के जाइमोजेंस के अंदर। तो स्टेप्स क्या क्या हुए? फर्स्टली फॉर्मेशन होती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की, जो इंड्यूस कर देती है कन्फर्मेशन चेंजेस इन नॉन एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन जो प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पर, और उससे बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाते हैं जो प्रेजेंट होती है C1 कंपोनेंट पर। जो C1 कंपोनेंट है वो सीरम के अंदर एग्जिस्ट करता है एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? 1 मॉलिक्यूल होता है C1q का एंड 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं सीरीन प्रोटीएजेस के। सीरीन प्रोटीएजेस कौन कौन से होते हैं? C1r एंड C1s, जो एक साथ कैल्शियम स्टेबलाइज्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं। हर C1 कॉम्प्लेक्स के पास एक C1q हेड होता है और C1q हेड पर 2 FC साइट्स प्रेजेंट होती है जो प्रेजेंट होती हैं फॉर C1 एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। जो ये C1 कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नॉन एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो अडोप्ट कर लेती है एक प्लेनर स्ट्रक्चर जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होती है बट जो C1q बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज नहीं होती। बट जब आईजीएम है वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और मल्टीवैलेंट एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो अटेन कर लेता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ पर 3 बाइंडिंग साइट्स से वो एक्सपोज हो जाती है। जो मोनोमेरिक आईजीजी है वहाँ पर सिर्फ एक C1q बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है और उनके जो कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू आईजीएम। जो इनका डिफरेंस है एफिशिएंसी का आईजीएम का एंड आईजीजी का टू बाइंड विद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। 10 मॉलिक्यूल्स आईजीएम के बाउंड करते हैं राइथोसाइट के साथ और वो एक्टिवेट करते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को और इंड्यूस कर देते हैं लाइसिस। बट इसके कंपैरिजन में हमें आईजीजी के 1000 मॉलिक्यूल्स चाहिए उसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। अब ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे स्टार्ट होता है? सो फर्स्ट स्टेप है जो C1q मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है एंटीजन बाउंड एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ और वहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आता है C1r मॉलिक्यूल के अंदर। C1r मॉलिक्यूल है उसके एक्टिवेशन के बाद वो एक्टिवेट करता है दूसरे C1r मॉलिक्यूल को, और जो 2 C1s मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी वो एक्टिवेट कर देता है। जो C1 कंपोनेंट है C1s कंपोनेंट, वहाँ पर 2 सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं C4 के लिए एंड C2 के लिए। जो C4 है वो एक्टिवेट होता है जब उस पर C1s एंजाइम है वो एक्ट करता है, वो हाइड्रोलाइज कर देता है उसको C4a के अंदर C4b के अंदर। जो C4b कंपोनेंट है वो अटैच हो जाता है C2 के साथ। उसके बाद C2 है वो ससेप्टेबल हो जाता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ C1s
और जो C1s एंजाइम है वो C2 को C2A एंड C2B के अंदर लाइसिस कर देता है। जो C2B है वो रिमूव हो जाता है एंड उसके बाद हमें स्ट्रक्चर मिलता है C4B एंड C2A, जिसको हम C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। ये जितना भी प्रोसेस है C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन, वो सभी मेम्ब्रेन के पास हो रही है। मेम्ब्रेन पर ही एक मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो ब्रेक करता है C3 एंजाइम को, C3 सेगमेंट को C3B के अंदर, C3A के अंदर। जो C3B कंपोनेंट है वो बाइंड करता है C3 कन्वर्टेज के साथ, या फिर जिसको हम कहते हैं C4B2A, और फॉर्मेशन करता है एक स्ट्रक्चर की, जिसको हम कहते हैं C5 कन्वर्टेज। यहाँ पर C5 कन्वर्टेज आएगा, यहाँ पर C3 कन्वर्टेज गलती से लिख दिया। तो C5 कन्वर्टेज को हम C4B2A3B भी कहते हैं। जो जनरेशन है C3B कंपोनेंट की वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कॉज करती है इन्फेक्शंस एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। जो C3B है वो 3 इम्पोर्टेंट वेज के अंदर एक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द होस्ट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट वे है, जो C3B कंपोनेंट है वो बाइंड करता है माइक्रोबियल सरफेस के साथ और एक मॉलिक्यूलर टैग प्रोवाइड करता है फॉर फैगोसाइटिक सेल्स, ताकि फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सके उस पैथोजन को और उसको एनगल्फ कर सके। सेकंड वे है, वो अटैच करता है विद एक्टिव पोर्शन जो प्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज़ पर, जो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस पर। ये बाइंड करने के बाद जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वहाँ पर C3B रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पर जाकर बाइंड कर जाते हैं, या तो वो फैगोसाइट्स के पास उनको पहुँचा देते हैं या फिर लीवर के पास उनको पहुँचा देते हैं ताकि उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। थर्ड वे है, कुछ मॉलिक्यूल्स C3B के वो बाइंड कर जाते हैं C3 कन्वर्टेज के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं C4B2A3B, जिसको हम C5 कन्वर्टेज कहते हैं क्लासिकल पाथवे का। सेकेंड पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, द मैनोन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। जो ये पाथवे है वो प्रोसीड करता है थ्रू एक्टिवेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज के अंदर C4B प्रेजेंट होता है, C2A प्रेजेंट होता है एंड C3B प्रेजेंट होता है। जो ये पाथवे है वो यूज़ करता है लैक्टीन टू इनिशिएट द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन प्रोसेस। जो लैक्टीन है वो बाइंड करता है मैनोन रेजिड्यू के साथ, और मैन्योन रेजिड्यू है वो प्रेजेंट होता है माइक्रोबियल सरफेस पर। जो ये पाथवे है जो इनिशिएट हुआ है इस प्रोसेस के बाद, उसको लैक्टीन पाथवे भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का। जो लैक्टीन है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स जो कहाँ पर मिलते हैं, माइक्रोबियल सरफेस पर। लैक्टीन रिकॉग्नाइज करता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को भी और डी ग्लूकोज को भी। इनके पास मैनो शुगर प्रेजेंट होती है, एसोसिएटेड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं 3D एरे के अंदर। जो C3 कन्वर्टेज है वो एक्सप्रेस होता है बाय लीवर लाइक C1q कंपोनेंट, और ये एसोसिएट होता है विद MBL, जिसको हम मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन भी कहते हैं। और जो ये MBL है वो एसोसिएट होता है विद सीरीन प्रोटीएजेस या फिर MASP, मैनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस। मैनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस 3 टाइप्स के होते हैं, MASP1, MASP2 एंड MASP3। जो लैक्टीन पाथवे है वो यूटिलाइज करता है हर कंपोनेंट को एज क्लासिकल पाथवे, बट एक्सेप्शन है C1 कॉम्प्लेक्स। C1 कॉम्प्लेक्स को लैक्टीन पाथवे वो यूज़ नहीं करता। तो जो सोल्यूबल लैक्टीन रिसेप्टर है वो रिप्लेस कर लेता है एंटीबॉडी को एज एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग कंपोनेंट, एंड जो MASP है वो रिप्लेस कर लेता है C1R कंपोनेंट को एंड C1S कंपोनेंट को, ताकि आगे जाकर वो C3 कन्वर्टेज को रिप्लेस कर क्लीव कर सके एंड एक्टिवेट कर सके। जो आगे के रिएक्शंस है वो सेम होते हैं एज क्लासिकल पाथवे। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या आए। C1q की जगह C1R की जगह C1S की जगह MASP प्रोटीन्स आ जाते हैं, और एंटीबॉडी की जगह सोल्यूबल लैक्टीन जो प्रोटीन है वो आ जाता है। आगे के जो रिएक्शंस है C4A की क्लीवेज होना, उनके कंपोनेंट्स बनना, फिर C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन होना, वो सब सेम है लैक्टीन पाथवे के अंदर। अब आता है थर्ड कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जिसको हम कहते हैं द अल्टरनेटिव पाथवे। मैनोज बाइंडिंग पाथवे के अंदर एंड जो क्लासिकल पाथवे था उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन थी वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसके बाद ही उन पाथवेज की एक्टिवेशन होनी थी, उनका इनिशिएशन होना था। बट अल्टरनेटिव पाथवे में
ये कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन के बाद ही ये पाथवे वो इनिशिएट होगा, ये इसके लिए इंडिपेंडेंट होता है। तो इसी वजह से इसको हम इनेट इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट कहते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर C3 एंड C5 कन्वर्टेज है, वो अलग तरह के होते हैं। C3 कन्वर्टेज है वो बना होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ C3b एंड 1 मॉलिक्यूल है वो यूनिक होता है जिसको हम कहते हैं B, कैपिटल B एंड स्मॉल b। जो C5 कन्वर्टेज है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं 3b के एंड 1 मॉलिक्यूल होता है C3 कन्वर्टेज का। सो ये पाथवे है वो इनिशिएट होता है इन 3 वेज। फर्स्ट वे है अल्टरनेटिव टेकओवर पाथवे, सेकेंड है अल्टरनेटिव प्रोपाडीन एक्टिवेटिंग पाथवे एंड थर्ड है द अल्टरनेटिव प्रोटीएज एक्टिवेटेड पाथवे। फर्स्ट वे है अल्टरनेटिव पाथवे का द अल्टरनेटिव टेकओवर पाथवे। ये यूटिलाइज करता है 4 सीरम कंपोनेंट्स को। 4 सीरम कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? C3, फैक्टर B, फैक्टर D एंड प्रोपाडीन। C3 की एक्टिवेशन, उसकी ब्रेकेज इनिशिएट होती है जब वो हाई कंसनट्रेशन पे प्रेजेंट होता है सीरम के अंदर। वहाँ पर उसके इंटरनल थायर्स बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है और वो यील्ड करती है C3H2O को। फैक्टर B इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अटैच हो जाता है C3H2O के साथ और फॉर्म करता है C3H2OB। जो C3H2OB है, फैक्टर B है, उसकी अटैचमेंट C3H2O के साथ हुई, वो ससेप्टेबल हो जाता है फैक्टर D की एक्टिविटी के लिए और फैक्टर D है वो फैक्टर B को ब्रेक कर देता है B A के अंदर एंड B के अंदर। उसके बाद एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं C3H2OBB और उसको हम कहते हैं फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज। जो फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज था वो C3 कंपोनेंट को C3A के अंदर एंड C3B के अंदर ब्रेक कर देता है। जो C3b है वो माइक्रोबियल सरफेस के साथ थायरस्टर लिंकेज बनाकर अटैच हो जाता है। उसके बाद फैक्टर B है वो C3b के साथ अटैच हो जाता है और वो ससेप्टेबल हो जाता है फैक्टर B फॉर द एक्टिविटी ऑफ फैक्टर D। फैक्टर D फैक्टर B को ब्रेक कर देता है एंड BA एंड BB अटैच हो जाता है C3b के साथ और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं C3BBB। उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज है वो जब तक अनस्टेबल रहता है जब तक वो प्रोपाडीन के साथ अटैच ना हो जाए। उसके अटैचमेंट के साथ वो C3b के साथ अटैच होता है और C5 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन करता है जिसको हम C3BBB C3BB कहते हैं। और जो C5 कन्वर्टेज है वो C5 को ब्रेक कर देता है C5b के अंदर एंड C5a के अंदर और इसके जो कंपोनेंट्स है वो एक्ट करते हैं एज अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ऑन द माइक्रोबियल सरफेस। सेकेंड वे है द अल्टरनेटिव प्रोपाडीन एक्टिवेटेड पाथवे। इसके अंदर जो प्रोपाडीन है वो एज अ इनिशिएटर वर्क करता है। जब हमने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोपाडीन को अलाउ किया वो इंटरेक्ट कर सके प्योरीफाइड कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो उसने बाउंड किया खुद को C3b के साथ एंड फैक्टर B के साथ और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की जिसको हम कहते हैं C3BPBB कॉम्प्लेक्स, जो एक्ट करता है एज अ इफेक्टिव C3 कन्वर्टेज। इस पाथवे का हमें प्रूफ कब मिला? जब हमने ऑब्जर्व किया उन पेशेंट्स को जिनके अंदर प्रोपाडीन था वो एब्सेंट था और वो ससेप्टेबल थे एक मेनिंगोकोकल डिजीज़ जो प्रोड्यूस हुई थी बाय निजेरिया स्पीसीज बैक्टीरिया। जो निजेरिया स्पीसीज बैक्टीरिया थे उन्होंने इस डिजीज़ को इंड्यूस किया था और उनके अंदर प्रोपाडीन था वो एब्सेंट था। तो इन फाइंडिंग्स ने हमें सजेस्ट किया कि जो प्रोपाडीन है वो उसके पास एक कैपेसिटी होती है टू एक्ट एज अ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। जो प्रोपाडीन है वो एज ए रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर वर्क कर रहा है तो वो ईजिली माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अगर वो एब्सेंट होता है, तो जो पेशेंट्स है जिनके अंदर प्रोपाडीन एब्सेंट है वो ससेप्टेबल होते हैं फॉर द डिजीज़। जो ये पाथवे है वो रिलाई करता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लो लेवल्स ऑफ C3b कंपोनेंट। जो स्पेसिफिक बाइंडिंग है प्रोपाडीन की टू निजेरिया मेम्ब्रेन वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो प्रोपाडीन है उसके पास एक ग्रेट सेलेक्टिविटी है फॉर द अटैचमेंट ऑफ निजेरिया मेम्ब्रेन। थर्ड वे है द अल्टरनेटिव प्रोटीएज एक्टिवेटेड पाथवे। इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो ब्लड कोएगुलेशन पाथवे है, वो दोनों प्रोटीएज को यूज़ करते हैं फॉर द क्लीवेज एंड कंफर्मेशन अल्ट्रेशंस ताकि वो
एंजाइम एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सके बाय द कन्फर्मेशनल अल्ट्रेशंस। जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सच एज थ्रोम्बिन, वो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं, और वो ब्रेक करते हैं C3 को, C5 को, C3A, C3B, C5A एंड C5B की फॉर्म में, एंड C3A एंड C5A को वो रिलीज़ कर देते हैं। जो ये क्लीवेज है उसके लिए हमें थ्रोम्बिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा चाहिए, बट जो ये थॉट है वो फिजियोलॉजिकली मीनिंगफुल नहीं है, इसी वजह से ये जो पाथवे है वो मोस्टली यूज़ नहीं होता। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पाथवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, द फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। थैंक यू।